हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार सभी बच्चों को। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 8 का सेकंड लेसन हम करेंगे। हमने 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर पढ़ा जिसमें कब, कैसे और क्यों, कहाँ, ये इतिहास में अतीत के बारे में हमें जानने की कोशिश की। इसमें तारीखों को रटते रहने की बात कही गई है। इसमें लड़ाइयों को याद करना है, इतिहास को उबाऊ बताया गया है। हमने पहले लेसन के अंदर ये बातें जानी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम सेकंड जो लेसन पढ़ेंगे उसमें जो हमारा लेसन है सेकंड, जो व्यापार यानी कि ट्रेड, व्यापार से साम्राज्य तक, व्यापार से साम्राज्य तक। तो इसमें हम सेकंड जो लेसन पढ़ेंगे इसमें व्यापार से साम्राज्य तक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, आपने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा जो 1600 ईस्वी में भारत में आई थी। व्यापारी बन के आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार जमा के पूरे राष्ट्र के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर अपना शासन, अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। तो आज हम उसी लेसन के बारे में, उन्हीं बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुगल शासन का अंत। मुगल शासन का अंत तो आप सभी जानते हो 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। 1526 में आप सभी को पता भी है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, पहली लड़ाई लड़ी गई थी जो पानीपत की, वो 1526 में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर की जीत हुई थी। और इसी में एक प्रश्न निकल के आता है कि इस युद्ध में बाबर की जीत किन कारणों से हुई है। तो ये भारत के अंदर सबसे पहला युद्ध था जिसमें तोप का प्रयोग किया गया। तोप जिसको कहे, यानी कि गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। तो गोला और बारूद का प्रयोग किया था बाबर ने। 1526 के पानीपत की पहली लड़ाई में जीत हासिल की थी बाबर ने और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, मुगल शासन की नींव रखी गई थी। तो प्यारे बच्चों, मुगल शासन का अंत, ये तो शुरुआत थी। तो मुगल ये 1707 में होता है। 1707 ईस्वी में जो मुगल जो शासक है, शक्तिशाली जो अंतिम शासक था औरंगजेब की जो औरंगजेब जो अंतिम मुगल बादशाह था, शक्तिशाली मुगल बादशाह था। वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, अंतिम जो मुगल बादशाह हुआ है मुगलों का, बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ। 1857 की क्रांति आपने उसमें उसका नेतृत्व भी किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि शक्तिशाली, तो शक्तिशाली औरंगजेब था जिनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। इसके बाद मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। इसके बाद शासक, बहुत सारे मुगल शासक आते हैं लेकिन वो कमजोर हैं, वो विलासी जीवन जीते थे, शासन को अच्छे ढंग से नहीं चला पाते थे, वो शक्तिशाली नहीं थे इस प्रकार से, यानी कि अपने महत्व को ज्यादा जिम्मेदारी वो नहीं देते थे। अब बात करते तो मुगल शासन का अंत हमने पढ़ा 1707 में। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, बात करते हैं भारत में अंग्रेजी शासन का उदय। अंग्रेजी शासन का उदय भारत में। तो अंग्रेजी शासन का उदय आप सभी को पता है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करने के लिए आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो व्यापारी बन के आए थे, उन्होंने भारत में व्यापार करने
की शुरुआत की थी मुगल शासकों से, उन्होंने अनुमति ली थी और व्यापार करने का काम किया। धीरे धीरे उसने राजाओं को लड़वाने का काम किया और अपने शासन को मजबूती से स्थापित करते चले गए। आगे बात करते हैं जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमने इसमें पढ़ा है 1600 ईस्वी में आती है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। बात करते हैं अगले पॉइंट की, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आप सभी को पता है, वास्को डी गामा का आप सभी को पता है कि ये पुर्तगाली थे और इन्होंने 1498 में, कब बच्चों, 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे हम पढ़ते हैं 5 का जो हमारा पॉइंट है, भारत से व्यापार की वस्तुएं। भारत से व्यापार की वस्तुएं, भारत से व्यापार की वस्तुएं, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारत से मसाला, कच्चा माल, सूती कपड़ा, ये कच्चा माल लेकर जाते थे और ब्रिटेन में जाकर तैयार माल उसको तैयार करके और भारत के अंदर महंगे दामों पर बेच देते थे। इसलिए अंग्रेज दोनों तरफ से मुनाफा कमा रहे थे। तो कच्चा माल कम कीमत पर खरीद रहे थे भारतीयों से और अपने देश में तैयार माल करके महंगे दामों पर भारत में बेच दिया जाता था। इससे डबल मुनाफा अंग्रेज कमा रहे थे और बहुत ज्यादा धनवान होते जा रहे थे। अगला हमारा जो पॉइंट है, ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना। तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों ने 1651 में पश्चिम बंगाल में हल्दिया जिले में हुगली नदी के तट पर 1651 में पहली कंपनी स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री लगाने का काम किया था। बात करते हैं प्लासी की लड़ाई की। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में होती है। 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का शासक था, शक्तिशाली था, मजबूत था, बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और उन्होंने वहां बंगाल के ऊपर कब्जा करने का काम किया। आगे हम पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। बंगाल के युद्ध के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध होता है। अगला जो हमारा जो पॉइंट है, अगला रॉबर्ट क्लाइव जो प्लासी का युद्ध हुआ था और जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का सेनापति था, जिन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी का और बक्सर का युद्ध, दोनों लड़ाइयां जीतने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, हम पढ़ते हैं सहायक संधि। सहायक यानी कि ये एक सेटलमेंट अलायंस, एक समझौता था, एक सहायक संधि थी। ये रिचर्ड्स वेल्जली ने चलाई थी सहायक संधि। इसमें क्या था भाई, इसने घोषणा कर दी कि जो राजा अपना राज्य सहायक संधि के हमारे साथ कंपनी के साथ समझौता करेगा, तो उसको अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी, एक अंग्रेजी अधिकारी रखना पड़ेगा, सारा खर्चा उसको देना पड़ेगा और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजी सेना की होगी, कंपनी की होगी। लेकिन जो राज्य, जो शासक इन बातों को नहीं मानेगा, उनका जबरदस्ती से अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने सहायक संधि को स्वीकार किया। प्यारे बच्चों, आगे जो हम पढ़ेंगे वो है मैसूर के शासक। मैसूर, आपको पता होगा, मैसूर शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाने जाते थे, टीपू सुल्तान जाने जाते थे। तो शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान जाने जाते थे और जिन टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। ये मैसूर के शासक थे। आज वर्तमान जो कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, कर्नाटक, इसको ही प्राचीन नाम मैसूर के नाम से जाना जाता था। जो ये शक्तिशाली शासक थे टीपू सुल्तान हैदर अली, जिन्होंने मैसूर के अंदर अच्छा शासन किया और जो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम उनकी राजधानी थी। तो अंग्रेजों ने इनके साथ 4 युद्ध किए मैसूर के साथ।
1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं और अंग्रेजों को हराने का काम करते हैं, लेकिन 1799 में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए यानी कि श्रीरंगपट्टनम की राजधानी करते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं। आगे विलय की नीति, ये विलय की नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, मिलाना जबरदस्ती। तो डलहौजी ने क्या घोषणा कर दी थी? डलहौजी ने घोषणा कर दी थी कि जिस भी राज्य का या कोई भी पुरुष वारिस शासक नहीं है उसका राज्य अंग्रेजी कंपनी में, अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। इसको विलय की नीति और ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। बात करते हैं दीवानी शब्द आता है इसमें, इस लेसन में आप पढ़ोगे दीवानी शब्द। दीवानी शब्द का अर्थ होता है राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाना। और इसका जो लास्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे फरमान। फरमान क्या होता है? एक राजा के द्वारा दिया गया शाही आदेश होता है जिसको फरमान कहते हैं, एक आदेश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी हैं, ये पॉइंट पढ़े हैं सेकंड लेसन के व्यापार से साम्राज्य तक। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये आसानी से अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।